नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। 1 नवंबर का करंट अफेयर देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, ये हमारे पेड ग्रुप, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो इन 2 नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा। 8564880530 9696060608 पर। ठीक, हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, इन पे याले आप सर्च करिए, इन याले जो है एप्लीकेशंस पे, और फॉलो कर लीजिए इनको। इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री हैं। सारे नोटिफिकेशन और पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में यहाँ पे मिलती हैं आपको। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि संडे को हमारा नहीं आता वीडियो, तो मंडे को कभी कभार जो है थोड़े से ज़्यादा टॉपिक्स हो जाते हैं, बट उतनी चीज़ बताई जाएगी जितनी इसमें इम्पॉर्टेंट है। मनरेगा के लिए जो है फंड्स की कमी हो गई है। अगला है कि न्यूमोकॉकल, जो आपकी 13 वैलेंट कंजुगेट वैक्सीन होती है, वो अब उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है। और बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये यूरोपियन यूनियन के साथ में होता है, इसके बारे में क्या न्यूज़ आई है। और जो है इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे, ठीक, राइट ऑफ वे अमेंडमेंट किया गया है रूल में। पहले 2016 था, उसमें अमेंडमेंट करके 2021 लाया गया है। उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चीज़ें हैं सामने आई हैं। इंडियन एशियन समिट, अभी मोदी जी को बुलाया गया था इसमें, तो इसमें क्या चीज़ें उन्होंने बोली, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये भी देखेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन पे काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस हो रहा है, तो उसको भी इसमें पढ़ा जाएगा। स्वामी फंड मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ, बताइए कमेंट करके तुरंत कि ये किससे संबंधित है। सुसाइड जो है फार्म वर्कर्स पर, जो कृषि श्रमिक हैं, उनमें सुसाइड की दर जो है वो बढ़ी पाई गई है 2020 में 2019 के मुकाबले। कितना? 18%। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का डेटा है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना क्या है, इसके लिए बारे में जानेंगे। किसने लॉन्च किया है, कहाँ पे ये चालू है, क्या चालू होगी, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। ठीक, आज से जो हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं 1 नवंबर को जो होते हैं, पहला है कि कर्नाटका का स्थापना दिवस है। कर्नाटका का स्थापना दिवस है, मतलब कि अलग से स्टेट इसको बनाया गया था। ठीक, तो वो कौन सा दिन था? 1 नवंबर। और दूसरा वर्ल्ड वेगन डे, जो लोग वेगन होते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, और कोई भी एनिमल से संबंधित कोई भी, जैसे बेल्ट है तो चमड़े की बेल्ट भी नहीं पहनेंगे, उनको वेगन बोला जाता है। तो ये वेजिटेरियन बात नहीं हो रही है यहाँ पे वेगन की बात हो रही है। तो विश्व शाकाहारी दिवस जो है आपका आज होता है 1 नवंबर को। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि मनरेगा के लिए फंड्स की कमी हो गई है। ठीक, मनरेगा जो आपका एक्ट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक, जॉब की गारंटी, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी का जो एक्ट है, अब इसमें जो है पैसे की कमी हो गई है। अभी इस वित्तीय वर्ष में आधा टाइम निकला, उसमें ही 100% जो पैसा दिया गया था जो है स्टेट्स को, उससे ज़्यादा कई जगह तो यूज़ हो गया है। और अब आगे 1 महीने तक जो है पैसा मिलने की, कई लोग भैया, अब देखो मनरेगा में जो काम होता है मैनुअल वर्क, उसमें जो हम लोग हैं जैसे जो काम कर रहे हैं उनको पैसा दिया जाता है, जो भी मटेरियल लगता है उसका पैसा, तो 1 महीने तक और भी पैसा इसमें आ नहीं पाएगा। तो इसमें तो भैया इनको जो है क्या होगा, इन लोग को डिले होगा पैसा मिलने में। और आज के टाइम पे जो है इतना ज़्यादा, वैसे ही कोविड के बाद में लोगों की चली गई हैं, मनरेगा में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो 1 महीने का डिले होने पे तो जो है पैसा मिलने पे काफ़ी दिक्कत होगी। और आप लोगों को पता है कि मनरेगा में काम मांगने पर 15 दिन के अंतर्गत अगर आपको काम नहीं मिलता है तो उसका एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाता है। ठीक, बेरोजगारी भत्ता भी एक दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं इसमें। अब 1 महीने तक तो नहीं मिलना है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो मजबूर हैं कि वो खुद से अपने से पैसा दें, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसा देगी। यही सब यहाँ पर बताया गया है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन्होंने तो 100% जितना दिया गया था उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया है पैसा। ठीक, और ये चीज़ें मटेरियल कॉस्ट सब मतलब डिले हो जाएगा। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया ये
जबरन श्रम या फिर बॉन्डेड लेबर करना पड़ेगा, लोगों को जबरदस्ती कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। और सेंटर ये कह रही है केंद्रीय गवर्नमेंट की भैया इन्होंने आर्टिफिशियली डिमांड बना दी है, पैसा वैसा सब है, मतलब पैसा जो है मतलब जो था वो पर्याप्त था, लेकिन इन्होंने डिमांड एक्स्ट्रा बना बना के पैसा जबरदस्ती जल्दी खत्म कर लिया। मनरेगा 2005 में यह एक्ट आया था, ये भारत में सामाजिक सुरक्षा और भारतीय श्रम कानून के अंतर्गत इसमें आता है। राइट टू वर्क को जो है ये आपका बढ़ावा देता है, गारंटी करता है। अच्छा, राइट टू वर्क क्या हमारा फंडामेंटल राइट है कि बताइए डीपीएसपी के अंतर्गत है, कहां पर है ये, ठीक। और प्रपोज किया गया था, ये 2005 में खैर आया है, मनमोहन जी के द्वारा किया गया था। और इसमें यही है कि आजीविका जो है रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की बढ़ाई जा सके, 100 दिन का कम से कम जो है उनको रोजगार दिया जा सके। सीजनल वो होता है, जब जैसे ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि आपका कृषि प्रधान जो है हमारी अर्थव्यवस्था रहती है, तो उसमें मान लीजिए कभी जब बुआई बुआई हो रही है फसलों की तब तो काम है, उसके अलावा काम नहीं है, तो उस समय क्या करें, खाली बैठ जाते थे, उनका कोई इनकम नहीं होती। तो उस समय इसीलिए 365 दिन में से 100 दिन कम से कम ये कहा गया कि मनरेगा के अंतर्गत मैनुअल लेबर, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कराया जाएगा एडल्ट मेंबर्स को, और इसमें प्राथमिकता दी जाएगी वीमेन को। 33% तक का जो है आपका वीमेन्स का वो भी है, रिजर्वेशन भी है, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है कि न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपीएससी द्वारा जो है प्रीलिम्स में, ठीक। न्यूमोकोकल 13 वैलेंट जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है उससे संबंधित अभी क्या हुआ है कि अब इसको जो है पूरे भारतवर्ष में एक्सपेंड कर दिया गया है। ये वाली वैक्सीन निमोनिया से जो बचाव करती है वो पूरे भारतवर्ष में सब जगह अब मिलेगी, और इससे जो है 5 वर्ष के नीचे जो नवजात शिशु हैं उनकी जो है जान बचाने में मदद मिलेगी, मृत्यु दर कम करेगी। निमोनिया पूरी दुनिया में और भारत में भी बच्चों की जान लेने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। समझ में ये बात, ये चीज है, इसीलिए ये पूरे भारतवर्ष में हो गया तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे यहाँ जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, और ये पार्ट था आपका जब ये लॉन्च किया गया कि पूरे भारतवर्ष में चलूगा। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव आप लोग को बताया गया, 75 साल हो गए हैं भारत की आज़ादी का, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें कई सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, ठीक। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कंट्री में कि अब ये यूनिवर्सल यूज हो गया है ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का। 13 तरीके, 13 वैलेंट लिखा हुआ ना, 13 तरीके के बैक्टीरिया से ये जो न्यूमोकोकल्स, अच्छा निमोनिया भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक्टीरिया से ही होता है, यहीं पे बता दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, वायरस से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, ठीक। लेकिन जो निमोनिया न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो उसके भी जो 13 टाइप हैं उन सब से प्रोटेक्ट करता है ये वाली वैक्सीन, और 60% तक कम जो है यहां पर मोर्टेलिटी कर देता है। निमोनिया क्या करता है भैया, जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े में जो आपके वायु कोश है उसमें जो है पस भर देगा, कफ फ्लूइड भर देगा, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, कफ होगा और फीवर चिल और ये सब आएगा, तो और कई बार जो है आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ज्यादातर बच्चों में ये काफी ज्यादा जो है घातक होती है बीमारी निमोनिया, और ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, ये सब के द्वारा जो है फंजाई के द्वारा निमोनिया हो जाता है। और जो मैंने आपको बताया न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है, और उसी से निपटने के लिए वैक्सीन वाली दी जा रही है, ठीक। न्यूमोकोकल डिजीज जो है ये एक कॉन्टिगुअस डिजीज है, यानी कि छुआछूत वाली बीमारी है, एक से दूसरी जगह दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है ये न्यूमोकोकस इसको बोलते हैं, और इसमें बुखार, सरदर्द सभी जो एज के वर्ग के लोग हैं उनको में हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज्यादा होता है। इसके ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स खाली, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है भैया हमारा, वो है कि हर बच्चे का टीकाकरण होना चाहिए, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जिंदगी मतलब जीने के लिए जो खतरनाक कंडीशन वाली जो भी डिजीजेस हैं उनसे निपटने के लिए, और उनको उनसे प्रिवेंट कर दिया जाए उनको, ठीक है ना। ये नहीं कि डिजीज हो गई फिर उससे निपट रहे हैं, पहले वो हो ये ना, ये वाले काम इसमें टीकाकरण के जरिए हम लोग करते हैं। और ये दुनिया का लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो कि पब्लिक हेल्थ और एक पब्लिक जो है हेल्थ इंटरवेंशन भी हमारी कंट्री में 1978 में चलाया गया था, फिर 1985 में जो है काफी मोमेंटम है, 1989-90 में जो है आपका पूरी कंट्री को इसमें कवर कर दिया गया था। इसमें अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ 7 वैक्सीन दी जाती है, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या 7 ही वैक्सीन दी जाती हैं।
अच्छा, 7 वैक्सीन कौन कौन सी हैं इस जो प्रोग्राम के अंतर्गत आती है? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी और आपका हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक, और डायरिया। ठीक, बताइए इसके अलावा भी कुछ आता है क्या? मीजल, रुबेला, ये सब आते हैं क्या? कमेंट करके बताइए, जरूरी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। अभी देखिए क्या है, द्विपक्षीय इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक, व्यापार, ट्रेड होना है। ट्रेड किसके बीच में होगा? गुड्स के बीच में। गुड्स का आदान प्रदान होगा यूरोपियन यूनियन से इंडिया, इंडिया यूरोपियन यूनियन से दो। और इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन का 13वां सबसे बड़ा, या फिर 16% तक, सॉरी, जो है आपका ट्रेडिंग, जो यूरोपियन यूनियन के मान लीजिए 100 रुपए का ट्रेडिंग करता है तो उसमें 16 रुपए का जो ट्रेडिंग है वो इंडिया से करता है। ठीक, एक तो ट्रेड हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, और फिर निवेश भी करेगा। भारत के लोग जो है यूरोपियन यूनियन में निवेश कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग इंडिया में निवेश कर सकते हैं, और इन दोनों के लिए द्विपक्षीय जो समझौता होना उसी को बोला जा रहा है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इंडिया और यूरोपियन यूनियन में। अब क्या था पीछे, ये कई बार, अरे यार काफी टाइम से हम लोग चाह रहे हैं कि भैया ये वाला हो जाए एग्रीमेंट, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। और 2013 में तो जो बात चल रही थी वो भी रुक गई थी, अब दोबारा से चालू हो गई है। बस यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंस होने वाली है, यूरोपियन यूनियन और उसके इंडिया के बीच में है फ्री ट्रेड नेगोशिएशन है, जो आपका अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कनेक्टिविटी पार्टनरशिप भी करी थी, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, बताइए क्या चीज़ है। और बिटिया मैंने आप लोगों को बता दिया, बिटिया जो है वो है आपका बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ठीक, 2007 में चालू हुआ था, लेकिन फिर 13 में रुक गया, फिर अब फिर से बात चालू हो रही। 13.5% जो है भारत अकाउंट करता है यूरोपियन यूनियन के ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे। ठीक, तो दोनों लोग को ही फायदा है। गुड्स वुड्स भी अच्छे से अच्छे, जो वहाँ से अच्छे क्वालिटी के या सस्ते मिल सकते हैं हम इंडिया में इंपोर्ट कर लें, इंडिया से जो सस्ते और अच्छी क्वालिटी के हैं वो यूरोपियन यूनियन वाले इंपोर्ट करेंगे, बढ़िया है। ठीक, दोनों जगह जो है रोजगार चलेगा। और अभी सेल्फ रिलायंस, अच्छा अब कुछ कंसर्न्स भी हैं, चिंताएं भी हैं। यूरोपियन यूनियन ने कह रहा है कि जब से कोविड-19 हुआ है, भारत ने जो है एक नया आत्मनिर्भर भारत मिशन चालू किया, जो कि यूरोपियन यूनियन बोलता है कि भारत की तरफ से एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस है। ठीक, संरक्षणवादी रुख है, मतलब वो बाहर से कुछ इंपोर्ट करना ही नहीं चाहता, सब कुछ अपने यहाँ ही बना लेना चाहता है। तो हमसे, जब तुम बाहर से इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो हमसे वाली ट्रीटी एग्रीमेंट जो है करके ट्रेड वाली क्या करोगे? ठीक, आप तो रोकते हो और चीज को। साथ ही साथ इंडिया के लिए चिंता है कि यूरोपियन यूनियन भैया किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए से पहले जो है अब ज्यादा ध्यान देती है किस पर? सस्टेनेबल स्टैंडर्ड। ठीक, स्थायी मानक किस पर? लेबर और एनवायरनमेंट पर संबंधित। तो इंडिया को भी कुछ डिफिकल्टीज में आ सकती है कि लेबर संबंधित, और क्योंकि वो कहेगा भैया एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन करो, आप लोग को लेबर के जो मानक है वो हमारी तरह बनाने पड़ेंगे, एनवायरनमेंट के हमारी तरह बनाने पड़ेंगे। तो जब सब कुछ हमारी तरह एक ही तरह हो जाएगा तो फिर ट्रेडिंग का तो मतलब ये दोनों की आपस में ये वाली प्रोटेक्शनिस्ट आत्मनिर्भर भारत जो है यूरोपियन यूनियन की चिंता है, और इंडिया के लिए लेबर और एनवायरनमेंट का जो मानक है वो चिंता है कि उनको फॉलो करना है कि नहीं करना। उसी के बाद ही इन्हीं सब पे वार्ता होते हुए ये वाला एग्रीमेंट पूरा हो पाएगा। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स 2021। अब देखो 2016 में टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल आए थे, उसमें जो है जो आप लोगों ने OFC होती ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, आप लोगों ने देखी होगी, सड़क वड़क पे जाते होगे, ऑरेंज रंग की तार चलती रहती है। ठीक, तो वो तो हवा में होती है, लेकिन OFC जो है जमीन के अंदर गड्ढा खोद के भी डाली जाती है। ठीक है ना, कई बार आप लोगों ने तार देखे होंगे जो ऑरेंज कलर के होते हैं, वो OFC होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। इसमें लाइट के लगभग स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है, और इसमें OFC के अंतर्गत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR। और किसमें होता है बताइए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो OFC थी और जो मोबाइल टावर्स थे, तो ये 16 वाले रूल्स में राइट ऑफ वे में तो थे टेलीग्राफ। ये टेलीग्राफ की बात हो रही है, यहाँ पे मोबाइल टावर, इंटरनेट, इन सब से संबंधित बातें हो रही हैं। ठीक, तो राइट ऑफ वे में अभी अंडरग्राउंड वाले जो OFC थे और मोबाइल टावर थे वो तो कवर थे, लेकिन जो ये ओवरग्राउंड मतलब जमीन के ऊपर जो आपने कई जगह देखा होगा OFC को लगाते हैं, या फिर जो और भी मोबाइल टावर जैसी चीजें हैं, टेलीकॉम टावर है, उन ओवरग्राउंड जो भी हैं उनको भी कवर किया जा सके, उसके लिए संशोधन किया गया इस रूल में, और नया संशोधन करके रूल लाया गया, उसका नाम है
2021 का टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2021, ठीक। और इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि एक बार का वन टाइम बहुत ही माइन्यूट सा मुआवजा मतलब आपका कंपनसेशन देंगे और साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर बना देंगे ओवर ग्राउंड टेलीग्राफ लाइन के लिए भी। बिल्कुल, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल का अलग से वैज्ञानिक सिद्धांत जो भी बता दिया, किस पे काम करता है क्या नहीं करता। और यहाँ पर ये टेलीकॉम से संबंधित हो रहा है चीजें। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसे कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत। ये करने का उद्देश्य क्या है पीछे, क्यों ये है कि भैया 5G जो इंटरनेट है उसको लाने में आसानी होगी ये रूल बनने के बाद, ठीक। और इसमें कई सारी जो और भी फीस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फी है, रेस्टोरेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, अब ये सब कुछ अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड दोनों को कवर करेगा। इसमें फिक्स कर दी है कैप 1000 रुपये प्रति किलोमीटर तक गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है कैप कि वन टाइम मुआवजा आपको मिल सकता है ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन के लिए, ठीक। OFC मोबाइल टावर पहले वाले में कवर थे, अब वाले में आपका जो अमेंडमेंट रूल है वो पार्ट है किसका, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। बताइए क्या है ये गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है ये, तो उसमें लॉजिस्टिक की कॉस्ट और जो है सस्ती हो जाएगी और ये फायदा करेगा 5G प्रोजेक्ट को भारत में और उसके लिए जो चाहिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लाने में। राइट ऑफ वे जो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित है और ये लीगल फ्रेमवर्क है कि टेलीकॉम टावर OFC कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक। जो कंपनीज हैं उनके बीच में समन्वय होना चाहिए, डिस्प्यूट का सेटलमेंट होना चाहिए, इसी को राइट ऑफ वे बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये चीज बता दी। भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान में मैंने आप लोगों को बताया CLMVT, ठीक। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड और कौन सा हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक, ब्रुनई और फिलीपींस, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा, आपको भी याद आएगा, मैपिंग करोगे तो सब आएगा, ठीक। 18वीं भारत और एशियान समिट अभी हुई, उसमें इनविटेशन जो है ये किसने दिया था, अभी ब्रुनई के जो इस समय हेड है एशियान का, उन्होंने बुलाया था मोदी जी को, ठीक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बुलाया था, ठीक। और यहाँ पे हाईलाइट इन्होंने ये किया कि 30वीं एनिवर्सरी थी इंडियन एशियन पार्टनरशिप की, 18वां देखिए वो है जो है ये समिट है, लेकिन 30वीं एनिवर्सरी थी इंडिया और एशियन पार्टनरशिप का। 2022 को इसका जो है नाम नया दिया गया है, वो नाम है इंडिया एशियन फ्रेंडशिप ईयर, मैत्री वर्ष मनाया जाएगा। और दोनों लोग का जो मतलब एशियन का भी इंडिया का भी फोकस क्या है, इंडो पैसिफिक ओशियन, ठीक। तो एशियन आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक और इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, इन दोनों में सिनर्जी है, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसी यहां पर लोगों के दोनों के ही उद्देश्य हैं, ठीक, चिंताएं हैं। तो यहाँ पे PM और एशियन लीडर्स ने कहा कि हम इसी पर ही इंडिया एशियन जॉइंट स्टेटमेंट हमने निकाला है, कोऑपरेट करेंगे किसके लिए, पीस के लिए, ठीक, शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए रीजन में। रीजन कौन सा है, इंडियन ओशियन रीजन मेरे भाई, ठीक। तो ये चीज है। कोविड-19 के चलते समय जो है चलते मोदी जी ने ये बताया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, कि उन्होंने कैसे एशियान की को मदद करी इतने पैसे की, और म्यांमार में भी दिया कई सारी चीज़ें, रेस्पॉन्स फंड के लिए $1 बिलियन भी एशियान को दिया। और उन्होंने मोदी जी ने ये भी कहा है कि इंडिया का सपोर्ट करेगा एस्टेब्लिश करने में एशियन कल्चरल हेरिटेज लिस्ट को, ठीक। एशियन कल्चरल हेरिटेज, कल्चर समझ रहे हो, सांस्कृतिक जो भी विरासतें हैं, तो उनको भी ये सपोर्ट करेगा एस्टेब्लिश करने में। यार देखो, इंडिया के पास सॉफ्ट पावर है और सॉफ्ट पावर जो होता है उसमें ट्रस्ट ज़्यादा होता है। ट्रस्ट बनाने के लिए ये जो सांस्कृतिक और ये आर्ट एंड कल्चर इन सब से जोड़ना जरूरी हो। ज़्यादातर बुद्धिस्ट नेशंस है, भारत में बुद्धा निकला था बुद्धिज़्म, तो जो है ये इसको भी जोड़ के चलते हैं हम लोग, ठीक। तो ये चीज़ है, एशिया में लोग बता दिया। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, लेकिन ये फाउंड हुआ था 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक। बैंकॉक में गए होंगे भैया ये सब लोग घूमने घामने, तो उन्होंने सोचा कुछ काम के भाई दिखाने के लिए भी कर ले कुछ काम, तो ये एशियान करके उन्होंने यहाँ पे बना लिया था, ठीक। ये सारी छोटी कंट्रीज हैं, ये एक साथ मिल गए तो इनकी एक आवाज़ बड़ी हो गई पूरी दुनिया में। और ये सब लोग एक्सपोर्ट लेड कंट्रीज हैं, ज़्यादातर एक्सपोर्ट पे
इनकी जो है ग्रोथ होती है इनकी कंट्री की। इंडिया जो है किस पे, कंजम्पशन लेड है, अपने यहाँ ही उपभोक्ता इतने ज़्यादा है कि हमें जो है एक्सपोर्ट अभी अब, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं। स्वामी फंड, मैंने आप लोग पहले बताया, अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, घर लोगों को मिलने हैं, उसमें भी जो किफ़ायती और मध्यम आय वाले घर हैं उसके लिए स्पेशल विंडो बनाई गई है, गुल्लक बनाया गया है, फंड बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो भी रियल एस्टेट के जो भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जो अफोर्डेबल मिडिल इनकम हाउसिंग बना रहे हैं, किसी कारणवश मान लीजिए उनको जो है वो उनको पैसे को जरूरत है और नहीं कर पा रहे हैं आगे फंड, तो भैया हमें हाउसिंग तो देनी ही है ना पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो हम जो है यहाँ पर उनको थोड़ा बहुत पुश करते हुए, उनको थोड़ी हेल्प, वित्तीय हेल्प करते हुए जो है इस फंड के द्वारा, स्वामी फंड के द्वारा मदद करेंगे, ताकि हाउसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेजी से बढ़ता जाए। ठीक, ये चीज, इसका स्वामी याद रहेगा ना, स्वामी जी घर में रहते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, स्वामी जी घर बना रहे हैं, तो ये ऐसे करके याद रखना। इसके लिए फंड ये दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। जो भी कहीं कुछ अटक गए हैं कोई जो है प्रोजेक्ट, तो उनको मदद करेगा। उसमें इन्होंने कहा अप्रूवल दे दी गई है 95 प्रोजेक्ट को, मैंने आपको पढ़ाया ये 9500 करोड़ रुपए दे दिया गया है। 57,700 होम इसमें बनेंगे, 1500 होम 7 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 10,000 रूम हर साल बनाने की बात गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, स्वामी फंड के बारे में और समझ लेते हैं। ये कैटेगरी 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, AIF डेफ फंड है। डेफ फंड क्या होता है, लोन वाला फंड होता है। ठीक, अच्छा डेफ फंड बताओ यार, इतनी बार मैंने आप लोग कमेंट करके बताया हुआ है। डेफ फंड है ये कैटेगरी 2 का है, ध्यान रखना। और ये आपका जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, सेबी के साथ में रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटी एंड ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। और ये लॉन्च किया गया था जो भी कंस्ट्रक्शन रेरा के अंतर्गत है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, मिडिल इनकम अफोर्डेबल वाले हाउसिंग, अगर कहीं स्टक हो गए तो उनको जो है बाहर निकालने के लिए उससे और लोगों को हाउसिंग मिल सके। SBI कैप वेंचर जो है वो इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर है स्वामी फंड का, और ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है SBI की। ठीक, स्पॉन्सर जो है इस फंड का कौन है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बताइए और क्या क्या पब्लिश करता है, पब्लिकेशन, ठीक है ना, जैसे कि नहीं आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। और ये है कि इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट जो भी होंगे उनको अनइंस्टॉल कर देता है, मतलब कि ये रुके हुए को जो है चालू कर देता है, ये चीज़ है। अच्छा, अभी एक न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट का डेटा आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम के अंदर काम करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, डेटा निकालता है क्राइम से संबंधित। तो इसमें यह निकाला गया है कि सुसाइड जो है वो पिछले 2019 के कंपैरिजन में 2020 में देखा गया कि जो फार्मर्स जो सुसाइड कर रहे हैं, फार्म वर्कर जो सुसाइड कर रहे हैं, उसमें 18% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक, इन्होंने यहाँ पे इस डेटा में बताया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने, कि पिछले साल जो है 2019 में देखा जाए तो 1,39,123 सुसाइड हुए थे। 2020 में 1,53,000 जो है 052 जो है सुसाइड हुए हैं। सुसाइड रेट वो बढ़ा है इस बार जो है, हर लाख की जनता में अगर देखा जाए, पर लाख पॉपुलेशन पे 11.3 जो है अब होने लगे हैं सुसाइड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, मैंने बताया। अच्छा, फार्मर्स जिन्होंने आत्महत्या करी, कल्टीवेटर जिन्होंने सुसाइड किया, उसमें से मेल जो है ज़्यादा थे, 244 ही सिर्फ महिलाएं थीं। और इसमें जो है 50% अगर देखा जाए तो ये फार्मर्स के सुसाइड कहाँ, किन 5 राज्यों में हुए हैं, वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। ठीक, यहाँ पर इन 5 राज्यों में जो है आपका 50% से ज्यादा सुसाइड फार्मर्स के हुए हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या का 16.9% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन वाला स्टेट है पूरे भारत में, वहां पर भी अगर देखें तो सुसाइड का जो रेट है वो काफी कम है इन कंपैरिजन महाराष्ट्र। इन सबके 3.1% है खाली जो सुसाइड हुए हैं फार्मर्स के ओवरऑल। ठीक, हालांकि सुसाइड करने के सबसे ज्यादा कारण जो है भारत में जो निकाले गए वो है आपका डेली वेज अर्नर्स का, जो रोज दिहाड़ी काम करते हैं। भैया कोविड के टाइम पे आपने देखा ही था,
ढाबे बंद हो गए यार, रोज काम करने वाले को क्या होता था, आज कमाया खाया, नहीं कमाया मर गए, मतलब भूखे मर गए, समझ रहे हो। तो ऐसे डेली वेज अर्नर्स जो है सुसाइड ज्यादा, सबसे ज्यादा इन लोगों ने किया। फिर होम मेकर्स, महिलाएं भैया 24 घंटे काम करती हैं, उनकी कोई जॉब का समय नहीं है। हम लोग मतलब बाकी लोग कहते हैं अरे यार 9 to 5 है, या जो भी लोग घर नई नई जो लड़कियां जो काम कर रही हैं, ठीक, वो भी ऑफिस में, कि अरे नहीं सिर्फ 9 से 5, ठीक है ना। लेकिन माएँ जो घर पे जो होम मेकर्स हैं, 24 घंटे का टाइम, 24 मतलब कोई उसमें कोई रेस्ट वेस्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि मम्मा है तो करेंगी ही, है ना, मम्मा के लिए कौन करेगा यार, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो होम मेकर्स जो है 14.6 सुसाइड इनका हुआ है परसेंटेज। सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार वाले, अनएम्प्लॉयड जो है भैया वो भी काफ़ी मर रहे हैं, 10% है। सैलरीड पर्सन भी मर रहे हैं। आप समझ रहे हो ये क्यों मर रहे हैं? इनकी आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक। फोन लेना है, फोन आ सकता है 10,000 रुपये में, लेंगे क्या? आईफोन। और कई लोग तो 10-10 फोन लेके रखे रहते हैं, ठीक, ज्यादा पैसा है भाई लोगों के पास। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ठीक है ना। गरीबों का पैसा जो है मार के लोग जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, सॉरी। स्टूडेंट्स भी भाई साहब देखो, सुसाइड 8.2% स्टूडेंट्स है, फार्म सेक्टर में 7% है। लेकिन ये जो 7% पिछले साल के मुकाबले अगर देखा है तो 18% बढ़ा है फार्मर्स का सुसाइड। कॉजेस क्या है भाई साहब? बैंक करप्ट हो गए या दिवालिया हो गए, परिवार की समस्याएं हैं, फसल खराब हो गई, बीमारी है, शराब, बहुत कुछ भी प्रॉब्लम है, जाके दिमाग ठंडा करना है, जाके दारू पी डालिन, तो ये वाली चीज है। और क्या कारण है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक जो है 1 एकड़ जमीन पे मान लीजिए 3 लोग जितनी फसल उत्पादन कर सकते हैं वो 100 किलो है, ठीक, लेकिन 5-5, 6-6 लोग जुटे हुए, तो जो ये 3 या 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये कोई इंप्लॉयमेंट, कोई प्रोडक्टिविटी में कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। 3 लोग से यहां काम हो सकता, तो जो 3 एक्स्ट्रा इंप्लॉयमेंट है एक्चुअली ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहते हैं हिंदी में। ये समझ में आएगी चीज। तो ये चीज है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, पहले देखिए एक थे, उनके जो है 4 बच्चे हुए तो इसके 4 हिस्से हो गए। अब हर बच्चे उसके जो है मान लीजिए 2-2 बच्चे हो गए तो ये और छोटी हो गई जमीनें। तो ये जो जमीन एक साथ हो सकती थी, अब यहाँ पे ये कोई फसल बो रहा है, ये कोई बो रहा है, ये कोई बो रहा है, उस चक्कर में हर जगह मेड़े बन गई। तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स होने की वजह से भी उत्पादकता इतनी कम हो जा रही है कि जो है फार्मर्स को उनके उगाए हुए एग्रीकल्चर कम्युनिटीज का पारिश्रमिक भी नहीं उनको मिल पा रहा। रेम्युनरेटिव प्राइसेस नॉट, दे आर नॉट एबल टू अवेल देयर रेम्युनरेटिव प्राइसिंग, ठीक। और ये है ऋण नहीं मिल पा रहा है, जाते हैं ये लोग सूदखोरों के पास में, जो कि जो है साल का 40% तक इन लोग से ब्याज लेते हैं, और नहीं दे पाने पर उनके यहाँ ही जिंदगी, उनकी पुश्तें नौकरी और बर्तन मांजती रह जाती है, ठीक। तो इसलिए सुसाइड कर लेते हैं लोग। इन्हीं के सिंचाई टेक्नोलॉजी ये सब जो है खराब हो रही है। और 10th ऑफ आवर फार्मर्स आर लैंडलेस। हमारे यहाँ ज़्यादातर जितने फार्मर्स हैं उसमें से एक मतलब 10% जो लोग हैं वो लैंडलेस हैं, वो दूसरे के यहाँ रेंटेड लैंड। अच्छा, जो लैंडलेस हैं मान लीजिए उन्होंने रेंट पे लैंड भी ले ली, तो लैंड लीजिंग मैकेनिज्म ऐसा है, पर्चा वर्चा बनाने के बाद भी उनको जो है वहां से खदेड़ देते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए भी सुसाइड बढ़ रहे हैं, ठीक, समझ में आ गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, देखो काफी सुसाइड वाली जो चीज है काफी जो है दयनीय है, उस पर काम करने की जरूरत है। और सरकार का ये जो है डेटा है, अब ये कम है कि ज़्यादा है, इस पर नहीं जाएंगे डिबेट में हम लोग, लेकिन ये जो है वो बहुत ही जो है दयनीय है, ठीक। तो ये चीज़ है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारे गृह मंत्रालय के और सहकारिता के जो मंत्री हैं, कॉर्पोरेशन सोसाइटीज वाले, अमित शाह जी, इन्होंने लॉन्च करी घसियारी कल्याण योजना। साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, सहकारी समितियां जो है, उनका कंप्यूटरीकरण करने के लिए ये जो घसियारी कल्याण योजना और ये कंप्यूटरीकरण वाली जो स्कीम है, ये देहरादून उत्तराखंड में लॉन्च करी, ठीक। होम मिनिस्टर ने कहा कि भैया हमने 3 प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। पहला ये है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ये यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था इससे संबंधित, मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ रहे हो मेरे साथ अगर, तो आपको बीच बीच में जहां पे मैं इस तरीके से बोलता हूं ना, ये चीज आपको हाईलाइट करता हूं, उनको ज्यादातर को सबको बता भी देता हूं। अगर कहीं पे नहीं भी है तो आप कमेंट करके पूछो, नहीं तो उनको सर्च तो करो मेरे भाई।
तो पैक्स, ये देखिए एक इस न्यूज के अंतर्गत ये आया, फिर ये आपको लगेगा कि यहाँ पे घसियारी योजना की बात, और वो क्वेश्चन यहाँ पे इससे पूछ लेता है। ठीक, तो पैक्स जो है, अब ये देखो कितनी बड़ी समस्या है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। जो क्रेडिट मिलना चाहिए एग्रीकल्चर फार्मर्स को नहीं, उसी के लिए ये सोसाइटी बनाई गई है, और ये पूरे भारतवर्ष में इंपॉर्टेंट है। और हमारा सिलेबस क्या करता है यूपीएससी का, कि करंट इवेंट्स एंड जो है नेशनल इंपॉर्टेंस या फिर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखने वाले जो इवेंट्स हैं वो पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज की, और इसी का कंप्यूटरीकरण होना है पैक्स का। उत्तराखंड में ये पहला उन्होंने चालू किया है, कंप्यूटरीकरण कर देंगे, नाबार्ड और ये सब लोग आ जाएंगे, ये सब चीजें ठीक है। ठीक, और सेकंड मेजर वर्क क्या है भैया, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। घसियारी, अब इसको थोड़ा सा वर्ड मुझे तो अजीब सा लगा, घास काटने वाली महिलाएं, समझ रहे हो, इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूं, तो उनको घसियारी टाइप से ये शायद बोला गया है यहाँ पर। ठीक, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है कि जो व्यूमन है वो जानवरों के लिए जो है फॉडर लाने के लिए जो है, पशुओं के लिए जो है काफी उनको पहाड़ों पे जाके काटना पड़ता है, घास वास काट के उनको लिए चारा लाना पड़ता है, तो उनको काफी दिक्कत होती। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हम मेज मक्का उगाएंगे, 2000 फार्मर 1000 एकड़ में लैंड पे उगाएंगे, और ये काफी न्यूट्रिशियस एनिमल फीड होगा, साइंटिफिक वे में उगाया जाएगा, जो कि महिलाओं को फिर दिक्कत नहीं होगी, और जो है उनको रेडली अवेलेबल होगा, जो कि अपने पशुओं को ये खिला सकेंगी, और ये 1 लाख फार्मर्स को हेल्प करेगा। इसी का नाम इन्होंने रखा है मुख्यमंत्री घसियारी जो है कल्याण योजना, या फिर जो है घास वास मिल सकेगी फॉडर्स को, मतलब ये जो आपके एनिमल्स को खाने के लिए चारा वारा मिल सकेगा आसानी से। उसके लिए मक्का की कल्टीवेशन की जा रही है, ये ध्यान रखना। वहाँ पे मान लीजिए उन्होंने कह दिया, जैसे आप लोग शायद पता होगा कि ढैंचा एक बोलते हैं, ढैंचा बोया हुआ है और उससे उसको कर देंगे खिलाने के लिए, ठीक है। फिर बरसीन बोई हुई है तो उसको जो है पशुओं के चारा के लिए रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अगला तीसरा जो इसमें इन्होंने रखा है वो है कि इनॉग्रेट करेंगे कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि जो सहकारी समितियां होती हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग क्या है, क्या चीज नहीं है, कैसे बनेगी, सब चीज की ट्रेनिंग कराने के लिए एक सेंटर खोला गया है। और उन्होंने कहा है कि जो ये आंदोलन है सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जो है सहकारी आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, ठीक। और आगे हम लोग किस तरीके से देखेंगे इस सेक्शन में कि एमसीक्यू हमें सॉल्व करने चाहिए, ठीक। पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लेना। समुद्रयान मिशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, आप लोग बताना कौन सा सही है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया है, अर्थ साइंसेज ने क्या लॉन्च किया है, इंडिया का पहला ओशियन मिशन समुद्रयान चेन्नई से, ठीक। बताइए सही है। ये इंडिया का पहला यूनिक मैंड जिसमें कि आदमी या फिर जो है ह्यूमन भी जाएगा, मनुष्य भी जाएगा, ओशियन मिशन है, जिसमें कि मतलब जो आपका ओशियन है समुद्र, उसके बहुत ये जो आपका ये सतह है ओशियन में, नीचे पानी है पूरा, यहाँ पे ये जो है इसको लेके जाएंगे समुद्रयान लेकर, ठीक। और इसके अंदर जो है आदमी भी रहेगा, इंसान भी रहेगा, डीप सी में जाएगा, समर्सिबल है डीप ओशियन में, वहां जाके कई सारी चीजें, रेयर मिनरल और इन सबको एक्सप्लोर और माइन करेगा। 3 पर्सन भेजे जाएंगे, समर्सिबल व्हीकल है जिसका नाम है मत्स्य 6000, जो कि 6000 मीटर नीचे तक जाकर 6 किलोमीटर पानी के अंदर समुद्र की तलहटी में जो है अंडर वाटर स्टडीज को करने के लिए जाएगा। मत्स्य नाम से है, समुद्रयान मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने किया है। ये बताइए, चेन्नई से इसको छोड़ा गया, समुद्रयान नाम का मिशन है, ओशियन मिशन। सारे स्टेटमेंट एकदम खरास होना है, ठीक। डीप ओशियन मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया, 6000 करोड़ का ही है। मत्स्य 6000 मीटर जाता है नीचे, 6000 करोड़ रुपए है, ठीक। ऐसे कुछ ना कुछ तो याद रह जाएगा मेरे भाई। काटसा, ठीक। इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन, मतलब अमेरिका के जो है विरोधी हैं उनको काउंटर करना है, प्रतिबंध लगा देना है, ठीक। अच्छा, अमेरिका के विरोधी कौन है? ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया। और जो भी इनके साथ सहयोग करेगा तो उनके ऊपर जो है अमेरिका कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा, ठीक। उनको पनिश करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? एकदम सही। 2019 में यह इनेक्टेड था, मतलब इसको जो है निष्क्रिय कर दिया गया था। क्या? अरे इनेक्टेड को मतलब नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए देखते हैं भाई ये सही है कि गलत है। और ये सैंक्शन इसमें जो है अब लगाया जाएगा कंट्रीज के ऊपर जो लोग रशिया के साथ में, रशिया भी है ना इसमें,
बहुत ज़्यादा डिफेंस का इंटेलिजेंस का लेन देन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि 2017 में चालू किया गया था। अब देखो इसमें 3 लोग हैं, ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। रशिया से इंडिया वाले S-400 खरीद रहे हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल है, मिसाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये। तो अब इंडिया जो है वेवर चाहता है और कई लोग इसके लिए वो भी कर रहे हैं कि भैया इंडिया को इस काटसा के अंतर्गत, इंडिया ने साइन कर रखा है इसे, काटसा के अंतर्गत जो है इंडिया को वेवर दिया जाए, S-400 खरीदने दिया जाए रशिया से, कोई भी प्रतिबंध इंडिया के ऊपर ना लगाया जाए। ठीक, तो ये वाली चीज है, यहाँ पर ये डिमांड करी है, इसलिए न्यूज में था। और इंडिया भी ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, जो कि एक तरीके से उल्लंघन होगा 2017 वाले लॉ का, काटसा का। लेकिन भारत को यहाँ पे मुझे विश्वास है कि यूएसए के साथ बढ़ते हुए रिश्ते, और इंडिया देखो बैलेंस करके चल रहा है, ऐसा नहीं बिल्कुल जो है झोली उसकी गोद में आके बैठ जाएगा यूएसए के। रशिया से भी खरीदता रहेगा यार। देखो रियलिज्म में जीना चाहिए आपकी। इस समय जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज चल रही हैं एक्स्ट्रा, वो जो है रियलिज्म पे है। ठीक, मतलब कि कोई जो है दोस्त परमानेंट, कोई भी दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है ना, तो सबसे इनसे भी बात करो, इनसे भी बात करो, और जब इनसे इनसे बात हो रही है तो इनसे बात कर रहे हो तो इनको इन पहले वालों को पता भी चलना चाहिए कि बात हो रही है। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि वो टिकट फॉर ग्रांटेड ले लें, इंडिया चाहे जैसे चाहे वैसे यूज करे। तो रशिया के साथ हम भैया खरीदेंगे। इसी के साथ में हम लोग आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए और ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि जो है ये हमारा जो मिशन है लोगों का जो है अच्छे से ज्यादा सिलेक्शन कराने का, वो पूरा हो सके। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।